शाहजहां का नाम आते ही क्या याद आता है? जाहिर है, ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में से एक। शाहजहां की छवि ही एक ऐसे महान शहंशाह की है जिसके राज को अक्सर मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या ये चमक दमक ही सब कुछ थी? क्या शाहजहां का दौर वाकई हर लिहाज से एक स्वर्ण युग था? तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इतिहास के पन्ने असल में क्या कहानी सुनाते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर शाहजहां के दौर को स्वर्ण युग कहा ही क्यों जाता है। वो कौन सी बातें थीं जो इतनी शानदार थीं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि शाहजहां के दौर में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। जरा सोचिए, उस वक्त का साम्राज्य कितना बड़ा था। आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों तक फैला हुआ। मेवाड़ जैसे ताकतवर राज्य जो सदियों से मुगलों को टक्कर दे रहे थे, उन्होंने भी हार मान ली थी। और पैसा, शाही खजाना लबालब भरा हुआ था, इतना कि मुगल इतिहास में कभी नहीं हुआ। और हाँ, साम्राज्य के अंदर भी काफी हद तक शांति का माहौल था। और इस स्वर्ण युग का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत क्या है? वो हैं शाहजहां की बेमिसाल इमारतें, उसकी वास्तुकला जिसका कोई मुकाबला नहीं। साल था 1648 और शाहजहां ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मुगल साम्राज्य का चेहरा ही बदल दिया। उन्होंने राजधानी को आगरा से हटाकर एक बिल्कुल नया आलीशान शहर बसाया। नाम रखा गया शाहजहानाबाद। जी हां, वही जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये शाही ताकत की एक जबरदस्त नुमाइश थी। इस नए शहर का दिल था भव्य लाल किला, और इसकी जान थी वो सड़क जिसे हम आज भी चांदनी चौक के नाम से जानते हैं। पूरा शहर लगभग 1500 एकड़ में फैला था और इससे चारों तरफ से एक मजबूत दीवार और 14 विशाल दरवाजों से सुरक्षित किया गया था। और आपको पता है, इस पूरे शानदार शहर का डिजाइन किसी और ने नहीं बल्कि शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने तैयार किया था। जरा उस नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक इतिहासकार थे, कैरिस स्टीफन। उन्होंने 1876 में लिखा था कि चांदनी चौक के बीचों बीच एक नहर बहती थी और उसके दोनों तरफ हरे भरे पेड़ लगे थे। कितना खूबसूरत रहा होगा वो मंजर। ये सब सुनने में तो बहुत शानदार लगता है ना, लेकिन जैसा कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब कहानी में एक मोड़ आता है। सवाल यह है कि इस सारी शानो शौकत की असली कीमत कौन चुका रहा था? तो तस्वीर के 2 पहलू थे। एक तरफ वास्तुकला के अजूबे बन रहे थे, तो दूसरी तरफ सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ एक विशाल और शांत साम्राज्य था, तो दूसरी तरफ शाही खजाने से बेतहाशा फिजूल खर्ची हो रही थी। हाँ, खजाने में पैसा तो रिकॉर्ड तोड़ आ रहा था, लेकिन वो आम जनता पर लगाए गए भारी टैक्स के बोझ से आ रहा था। और जहां एक तरफ कला फूल फूल रही थी, वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमा रहा था। 3, सिर्फ एक नंबर। लेकिन यह संख्या शाहजहां के दौर की एक ऐसी नाकामी को दिखाती है जिसने मुगल शान पर एक गहरा दाग लगा दिया। जी हां, 3। शाहजहां की ताकतवर कही जाने वाली मुगल सेना ने कंधार शहर को वापस जीतने के लिए 3 बार घेराबंदी की। कंधार उस वक्त व्यापार और सेना दोनों के लिहाज से एक बेहद जरूरी शहर था। और नतीजा था सफवियों की जीत 3 बार। ये मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी सैन्य शर्मिंदगी थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि मुगल ताकत की भी अपनी एक सीमा है। तो फिर ये सारा पैसा इन शानदार इमारतों का, इन हारी हुई जंगों का आ कहां से रहा था? जवाब है आम जनता से। इतिहासकारों के मुताबिक शाही खर्चों को पूरा करने के लिए आम लोगों से भारी टैक्स वसूला जाता था। एक सोर्स तो यहां तक कहता है कि टैक्स वसूलने वालों ने जनता पर तबाही मचा दी थी, जिससे साम्राज्य में गरीबी लगातार बढ़ रही थी। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीके में वो कौन सी खामियां थीं जो इन समस्याओं को और भी बड़ा बना रही थीं। अच्छा, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, मनसबदार। ये असल में ऊंचे दर्जे के अमीर और सैन्य अधिकारी होते थे। इन्हें 2 रैंक दी जाती थी। एक थी जात, जिससे उनकी अपनी सैलरी तय होती थी, और दूसरी थी सवार, जिससे यह तय होता था कि उन्हें अपने नीचे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। अब इन मनसबदारों को सैलरी कैसे मिलती थी? अक्सर कैश में नहीं बल्कि जागीर के रूप में, यानी उन्हें एक इलाका दे दिया जाता था और कहा जाता था कि वहां से टैक्स वसूल लो, वही तुम्हारी सैलरी है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी समस्या थी।
ये जागीरें परमानेंट नहीं होती थी और उनका ट्रांसफर होता रहता था। इसका सीधा असर ये होता था कि कोई भी मनसबदार उस इलाके की भलाई के लिए काम नहीं करता था। उसकी कोशिश बस ये रहती थी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निचोड़ लिया जाए। तो कागज़ पर तो ये मनसबदारी सिस्टम बड़ा अच्छा लगता था, सेना को संगठित करने का एक मॉडर्न तरीका। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी, और ये बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो थी वफादारी। सैनिक अपनी सैलरी सीधे बादशाह से नहीं बल्कि अपने मनसबदार से लेते थे, तो जाहिर है उनकी वफादारी भी बादशाह से ज्यादा अपने मनसबदार के लिए होती थी। इसने साम्राज्य की नींव में ही एक बहुत खतरनाक दरार पैदा कर दी थी। और हालात तब और बिगड़े जब शाहजहां ने एक नया माह पैमाना यानी मंथ स्केल सिस्टम शुरू किया। सीधे सीधे कहें तो इससे मनसबदारों की सैलरी में कटौती हो गई। अब जब उनकी आमदनी कम हुई तो उन्होंने अपनी जागीरों से और भी सख्ती से पैसा वसूला होगा और इससे भ्रष्टाचार को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। तो अब इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो हम शाहजहां की विरासत के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या ये वाकई महिमा की कहानी है या फिर बर्बादी की तरफ जाता एक रास्ता? इस बारे में एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव। वो इसका एक बहुत ही संतुलित जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, शाहजहां का शासनकाल कला और वास्तुकला का स्वर्णयुग जरूर था, लेकिन उसी दौर में प्रशासन भ्रष्ट हो गया, अमीर और लालची हो गए और खुद बादशाह की जिंदगी बेहद फिजूल खर्ची वाली थी। तो कुल मिला के कहानी क्या बनती है? पहली बात, ये कला और आर्किटेक्चर का तो स्वर्ण युग था, लेकिन शायद हर किसी के लिए नहीं। दूसरी बात, ताजमहल जैसी शानदार इमारतें भारी टैक्स और फौजी नाकामियों की नींव पर खड़ी थीं। तीसरी बात, इस दौर की बेहिसाब फिजूल खर्ची ने आने वाले वक्त के लिए एक बड़े आर्थिक संकट के बीज बो दिए थे। शाहजहां को विरासत में एक अमीर साम्राज्य मिला था, लेकिन उसने अपने बाद वालों के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो राष्ट्रीय हताशा से जूझ रहा था। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, शाहजहां की विरासत आखिर है क्या? क्या ये शाही शानो शौकत का एक अमर स्मारक है या फिर इस बात की एक चेतावनी कि इतनी बुलंदी की कीमत कितनी भारी हो सकती है?